नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। नॉर्थ से लेकर बंगाल और हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक बवाल के बीच नागरिकता संशोधन बिल कानून बन चुका है। राष्ट्रपति के मुहर के बाद कानून की अधिसूचना जारी हो गई है, मगर संसद में पेश किए जाने से शुरू हुआ विरोध भी जारी है। पूर्वोत्तर में विरासत के नाम पर तो बाकी हिस्सों में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए कानून का विरोध हो रहा है, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल सहित कुछ राज्यों के सीएम ने कानून के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कहा है कि इससे हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। और आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यानी संसद से शुरू हुआ बवाल सड़क से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में हमारा आज का सवाल है कि आखिर कब बुझेगी देश में सीएबी पर भड़की आग? क्या राज्यों के बहिष्कार से नहीं लागू होगा कानून? 28 में से 16 राज्यों को नामंजूर नागरिकता कानून। पूर्वोत्तर में विरोध विरासत के लिए या सियासत के लिए विरोध बढ़ा है, या फिर सरकार का कानून? क्या नागरिकता के फैसले में राज्य दे सकते हैं दखल? इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट और कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मगर चर्चा शुरू करूं उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीएबी पर अब केंद्र वर्सेस राज्य सरकार। अट्ठाईस में से 16 राज्य करेंगे बिल का बहिष्कार। असम से बंगाल तक जारी है बिल पर संग्राम। गुवाहाटी से कोलकाता और दिल्ली से अगरतला तक भारी विरोध के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक जैसे लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, वैसे ही विरोध के बीच राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सीएबी अब कानून बन चुका है। यानी 31 दिसंबर 2014 तक। वैसे ही विरोध के बीच राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सीएबी अब कानून बन चुका है। यानी 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी अब भारत की नागरिकता के हकदार हो चुके हैं। मगर सवाल ये है कि उन्हें ये हक मिलेगा कैसे? क्योंकि पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बिल को अपने राज्यों में लागू करने से इनकार कर दिया है। वहीं कांग्रेस शासित सभी राज्यों से भी ऐसी ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। बिल पास हुआ है जिस रूप में, उससे पूरे देश में बहुत आक्रोश है। मोदी जी और अमित शाह जी कुछ स्टेटमेंट देकर के मीडिया के माध्यम से इसको दबाना चाहते हैं। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो स्टैंड लिया है उससे इतर हमारा तो स्टैंड नहीं हो सकता। वो जो स्टैंड हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वही स्टैंड हमारा भी होगा। और अब कल तो मुलाकात होगी सभी नेताओं से और चर्चा कर लेंगे। एक्चुअली आज मुसलमानों को निकाला गया है, कल सिखों को निकाल दिया जाएगा। ये देश के हित में नहीं। बिहार में पार्टी लाइन से हटकर बिल का विरोध कर रहे जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से भी बिल का बहिष्कार करने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर लिखा है, संसद में बहुमत आगे रहा, अब न्यायपालिका के अलावा देश की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी देश के 16 गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों के ऊपर आ गई है। पंजाब, केरल और बंगाल में मुख्यमंत्री ने सीएबी को नामंजूर कर दिया है। अब बाकियों को भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। प्रशांत किशोर की यह अपील वैसे मुख्यमंत्रियों के लिए भी है जो नीतीश कुमार की तरह बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। फिलहाल 28 में से 17 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। मगर सवाल है कि क्या कोई राज्य केंद्र सरकार के नागरिकता कानून को मानने से इनकार कर सकता है? और हाँ, तो कब तक? क्योंकि नागरिकता केंद्र का विषय है, राज्य का नहीं। वहीं बीजेपी
बिल का विरोध कर रहे राज्यों पर राजनीति का आरोप लगा रही है। जमीन पे जाइए, बंगाल में कहीं पे कोई अशांति नहीं है। अशांति वही लोग करेंगे जो बांग्लादेश से आके अपने देश में मेजॉरिटी होने के बावजूद बंगाल में आके जो अपने हक, भारतीयों का हक छीन रहे थे। वो कोई अशांति नहीं है और बंगालियों में बहुत खुशी है। जो एक्चुअल भारतीय है उनको बहुत खुशी है। जो अपने देश में प्रोसिक्यूटेड थे, वो हिंदूज, वो पारसीज, वो जैन, वो बुद्ध जो बाहर से आए हैं, बंगाल में रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिला, कोई सिटीजनशिप का दर्जा नहीं मिला। वो बहुत खुश है और उसलिए बंगाल एकदम शांत है। सवाल है कि एक तरफ शरणार्थी खुश तो असम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? कर्फ्यू लगाने और सेना बुलाने की जरूरत क्यों आई? पीएम, सीएम और राज्यपाल को बार बार अमन की अपील क्यों करनी पड़ रही है? और असम में फायरिंग के दौरान 3 प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? देखिए हालात क्यों हुआ और इसका लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए असम का और नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटिमेंट है, जो लैंग्वेज का, वो कल्चर का, हेरिटेज का, ये भी अलग है। वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट और असम का लोगों का जो सेंटिमेंट है वो लैंग्वेज का लिए और रिलीजन का, उस सेंटिमेंट का वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। पूर्वोत्तर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि जापान के पीएम शिंजो आबे की भारत यात्रा टालनी पड़ी। 15 दिसंबर को गुवाहाटी में शिखर सम्मेलन में शिंजो आबे हिस्सा लेने वाले थे। इसके पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और गृह मंत्री असदुज्जमान की यात्रा भी रद्द हो गई। हालात के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा भी रद्द कर दिया गया। पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी विरासत बचाने के नाम पर बिल के खिलाफ आग लगी है तो देश के बाकी हिस्सों में धर्म के नाम पर विरोध हो रहा है। मगर सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया और वो बाय डिफॉल्ट पूरे इंडिया के हर कोने पे वो लागू होता है। फेडरलिज्म जो है वो यही कहता है कि द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। शायद तभी संसद में सुलगते पूर्वोत्तर की जगह सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के रेप वाले बयान पर विवाद खड़ा कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर ही ली। गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हुआ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संसद के दोनों सदनों से नागरिकता बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, कानून बन गया, लेकिन थोड़ी सी औपचारिकताएं बाकी हैं। जी हां, इस बिल के चलते अगर आप देखें तो इसमें पश्चिम बंगाल और असम, यहां पर एक अनिश्चितता और निराशा को लेकर एक अलग धुंध फैली हुई है। और ये धुंध के साथ साथ अगर आप एक नया बखेड़ा देखें तो 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसका विरोध कर ये कोशिश की है कि इस पर अड़ंगा लगाया जाए। इसी को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। जी, उससे पहले कि मैं बहस शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं, यहां पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। जी हां, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। ये देश का सवाल है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी के युवा प्रवक्ता रोहित चहल, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुखर होकर अपनी राय रखते हैं। हमारे साथ वो व्यक्ति जिसने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं, देश की सेवा की है। जी हां, ऐसे शारदा प्रसाद साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं असम के। हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रशांत पटेल, जी हां, आज ये बताएंगे कि आखिर केंद्र द्वारा बन गए कानून के बाद क्या राज्यों को यह अधिकार है, क्या आता है केंद्र के कानून के तहत, क्या होती है 7वीं सूची, उसी की बात पर यह भी बताएंगे कि यह संभव है, यह केवल राजनीति और सियासत के लिए राज्य कर रहे हैं या फिर वाकई इसमें कोई दम है। सबसे पहला सवाल रोहित आपसे, 6 राज्य कह रहे हैं
कि आप अपना कानून बनाते रहिए, हम इसे कतई नहीं मानेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मनीष जी इसमें कोई दो चार मतलब हैरानी नहीं है। मुझे लगता है कि जिससे अपेक्षित था, उम्मीद थी कि हाँ भैया इस तरीके से विरोधी लोग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है या उनके गठबंधन साथियों की सरकार है। जिस तरीके से आप देखिए वही लोग हैं, चाहे वो 370 का लेकर विरोध करने वाली बात आई थी, चाहे ट्रिपल तलाक की बात आई थी, चाहे वो राम मंदिर का इशू था, लगातार ये लोग उसका विरोध करते रहे। आप पार्लियामेंट ने अगर उसको पारित किया और जो जनता चाहती थी, जो वहां से विस्थापित हैं, जो प्रताड़ित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया, जिन मां बहनों की इज्जत को बचाने का काम वहां से यहां पर जो लेकर आए जो लोग थे, अगर उनको नागरिकता देने का काम उन अल्पसंख्यकों को दिया गया है तो उसमें दिक्कत क्या है? वो कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात करती थी, जो तुष्टीकरण की बात करती थी, आज वहां से सताए हुए पीड़ित अल्पसंख्यक अगर आए हैं, उनको नागरिकता दी गई तो तकलीफ क्यों हो रही है? तो मुझे लगता है ये हरियाली आंसू से ज्यादा कुछ नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि यह ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जी, आप अपनी बात पूरी करें रोहित, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं ये भी पूछूंगा अगर ये सब कुछ सही है तो पूर्वोत्तर में ये आग कौन भड़का रहा है? सियासत में घी कौन डाल रहा है इस आग में? देखिए मनीष जी, बिल्कुल मैं उस प्रश्न का उत्तर भी आपको साथ साथ देता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से उनको पता है, जो मूर्ख बनाने का काम लगातार जनता को लगातार करती रही है 70 सालों तक, आज उसी में उस प्रयास में लगी हुई है। जब कांग्रेस कहां से आ गई थी? आज जो वहां से प्रताड़ित लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, भारत में आए। और सबसे बड़ी बात, आप असम में, सर मैं बोलने दीजिए, मैंने तो आपको, आपका विषय आएगा जब आप बोल लीजिएगा। देखिए मुझे लगता है जब वहां के असम की बात करें तो असम के अंदर असम अकॉर्ड 1985 में राजीव गांधी जी के समय में वो हुआ था, और उसके अंदर जो क्लॉज 6 था, उस क्लॉज 6 के तहत उसके अंदर वहां की जो वहां के लोग थे उनके साथ बैठकर, चाहे वो आसू था, असम गण परिषद थे, उन सबको उसके अंदर सम्मिलित करके और उनको बिठाकर उसके चर्चा करके और वहां का समाधान करना था। लेकिन आज तक उसकी बैठक नहीं हुई। जो कमेटी बनाने की बात थी, कमेटी ही नहीं गठित की गई, कमेटी गठित नहीं गई। अब उस कमेटी को बनाया गया, उसकी गठित की गई, उसको लेकर अब काम शुरू होना है। हम तो चाहते हैं कि वहां पर, और मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा दिक्कत वहां पर भी नहीं होने वाली, जिस तरीके से आप देखें तो। आप सीओडी के बाद जो आग लगी है उसकी बात करिए ना, सीओडी के बाद जो आग लगी है उसकी बात करिए। आप कहां चले में किया, पैसे में किया, चाहे राम मंदिर में किया, अब जब पूरी तरीके से वो फेल हो चुके हैं, देखिए आप ये कांग्रेस पार्टी जीत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करनी चाहिए आपकी, लोग परेशान है, आपको पता आप लोगों की नाकामी है। देखिए जो क्लॉज 6 के अंदर जो वहां पे यहाँ पर पैनल में बैठे लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूर्वोत्तर की आग कैसे रुकेगी। मिसमैनेज की, अब आपने सीए भी मिसमैनेज किया है। विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, मैं बात करूं। देखिए मुझे लगता है जी, देखिए विवेक जी का दर्द समझ में आता है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो वामपंथी हर चीज में आप कांग्रेस को ले आएंगे। मिसमैनेज रोहित भाई, मिसमैनेज आप कर रहे हैं, सरकार आपकी है, उनकी तकलीफ तो दर्द जायज है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जो मूल जो है, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है आसाम के अंदर। इनर लाइन परमिट की बात है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। जो बाकी राज्यों के अंदर, असम के अंदर भी अगर आप देखें जिस तरीके से, अगर असम के अंदर भी ये दिक्कत नहीं होती अगर कांग्रेस पार्टी 1985 में जब असम अकॉर्ड की बात की गई और उस समय जो वहां की रीजनल पार्टी उनको बिठा के सब कुछ करना था, लेकिन उन्होंने जो कमेटी गठित करी थी वो आज तक नहीं की गई, क्योंकि चाहते भी थे मुद्दा समस्या समाधान हो, और आज समस्या समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ठीक है विवेक जी, जाइए, हवाई किले की बातें करेंगे, विवेक जी सॉल्व नहीं होगी। विवेक जी, देश का कानून बड़ा या पार्टी लाइन का कानून? जी जी विवेक जी, देश का कानून बड़ा या पार्टी लाइन? अब आप सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहली चीज है लोकसभा के अंदर, हाँ मेरे को उत्तर देने दीजिए। सबसे पहली बात है, लोकसभा के अंदर जो बिल पास हुआ है ये देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये एंटी सेकुलरिज्म है। अगर आपने बाकी धर्मों के लोगों को एज ए रेफ्यूजी वेलकम किया है, मुसलमानों को भी करना चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर शिया, अहमदिया, बलोची प्रताड़ित हैं, उनके प्रति भी आपका फर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली के आदर्श नगर में पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की बस्तियां हैं, 6 साल से मोदी सरकार उनको एक बिजली की लाइट नहीं दे पाई, ये आज हिंदुओं के संकट मोचन बने हुए हैं। तीसरी बात,
वापस कांग्रेस के पास जा करके 20 साल पहले दिल्ली सरकार के अंडर में इन्होंने किसी से कोई बात नहीं जो आपके करी, रिश्तेदार हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको बोल देते ना, लाइट का बल्ब लगा के आ जाते आप वहां के तीनों मुल्कों के जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर सरकार ने ये काम किया है। किस से बात ऋषि जी, करी? आपने किसी से बात नहीं करी है। आपके जो मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी को जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाना चाहते थे, जो विस्थापित हिंदुओं को बिजली दे देते, पानी दे देते, भैया बिजली पानी जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, यहाँ बैठ के गलत जानकारी मत दीजिए। दी है, लेकिन विवेक जी विवेक से काम लेना है। विवेक जी, देश का सवाल है, विवेक से काम लिया जाएगा। विवेक जी आपके नाम में विवेक है, आपके नाम में विवेक है। विवेक जी, रोहित हमारे साथ और भी मेहमान हैं, इनको भी मैं शामिल कर लूं। ऋषि जी, देश का कानून बड़ा या पार्टी लाइन? देखिए मनीष जी, आपने बहुत ही बड़ी बात आज कही है कि देश बड़ा या देश से बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसके कॉन्क्रीट रीजन में क्यों नहीं जाते हैं। आप अमित शाह जी के बयान को देखिए, पार्लियामेंट में उन्होंने क्या कहा कि कैब लाने की क्या जरूरत पड़ी। मेन बेसिक है कैब क्यों लाया गया आज, जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हमारे पूर्वोत्तर साइड में हो रहा है। तो कैब क्यों लाया गया, क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ। तो ये रोहित चाहल जी से पूछिए, जो ये इतिहास पढ़ के नहीं आते हैं, कि इन्हीं के जो गुरु हैं वीर सावरकर, जिसको मैं वीर नहीं मानता हूं, ये लोग मानते हैं। सावरकर ने 1935 में जो टू नेशन थ्योरी धर्म के नाम पे दिया था, और अंग्रेजों से पोषित चेले थे सावरकर, जिसके कारण देश तो बड़ा हुआ, उसके कारण क्या जाना पड़ा। आपको देश को माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए देश सावरकर के चेले हैं, गुरु जी ने अंग्रेज से पेंशन लेते थे, अंग्रेज से पेंशन लेके खाते थे सावरकर। जिस सावरकर ने धर्म के नाम पे, देखिए मनीष जी, दो लोग, मैं हमेशा हर चैनल पे कहता हूँ, दो लोग हमारे देश के बर्बादी के कारण थे, एक जिन्ना, दूसरा सावरकर। 1935 के अहमदाबाद के रैली को मैं कोट करता हूँ कि देश का बंटवारा धर्म के नाम से होना चाहिए। ये किसने कहा था? विपक्ष तो ये भी कहता है, मिश्रा जी विपक्ष तो ये भी कहता है कि इस कानून के बाद जिन्ना की आत्मा को शांति मिल रही होगी। हमारे गुरु बिल्कुल आज जिन्ना के विचार साकार होते दिखते हैं, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक मैं इंडिपेंडेंट आदमी के होने के कारण मेरा भी मानना है कि आज जिन्ना की आत्मा को शांति मिल रहा होगा, कि हमारा चेले आज भी जिंदा है, अंग्रेज के चेले आज भी जिंदा है, सावरकर के चेले आज भी जिंदा है। मिश्रा जी, रोहित हमारे साथ ऐसे अफसर बैठे हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में उन्होंने सेवा की है। आखिर उनसे ये पूछना जरूरी है कि आखिर पूर्वोत्तर में जो आग भड़की है। रोहित, हमारे साथ ऐसे अफसर बैठे हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में उन्होंने सेवा की है। आखिर उनसे ये पूछना जरूरी है कि आखिर पूर्वोत्तर में जो आग भड़की है, शारदा प्रसाद साहब, ये कौन रोकेगा और कैसे रुकेगी, कैसे काबू होगी, कब अमन चैन लौटेगा? चुप हो जाओ। मिश्रा जी, रोहित दर्शकों के लाभ के लिए, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, रोहित शब्दों की मर्यादा बनी रहे। रोहित शब्दों की मर्यादा बनी रहे। प्रसाद साहब, मनीष जी, सावरकर को गुरु नहीं मानते हैं क्या? बीजेपी वालों में शब्दों की मर्यादा नहीं है, बीजेपी वालों में शब्दों की मर्यादा नहीं रही। हम तो मानते हैं वीर सावरकर जी को। विवेक जी, मैंने पहले ही देश के सवाल को शुरू करने के पहले कहा था कि हम यहाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, इंडिया न्यूज का दर्शक जो देख रहा है वो आप लोगों के विचारों को सुनना चाहता है। जी हाँ, ऋषि जी, बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े कानून बनाए जाने के बाद सरकार ने कानून बनाया, पूर्वोत्तर क्यों धधक रहा है, पूर्वोत्तर क्यों सुलग रहा है, कब अमन यहाँ लौटेगा, कौन है इसके पीछे? जी प्रसाद साहब, मैं केवल पूर्वोत्तर के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा सीएबी का क्या इम्प्लीकेशन है। आप देखिए कि 24 मार्च 1971 ये एक डेट रखी गई थी असम अकॉर्ड में, और ये डेट क्यों आई, कैसे आई? आप ये देखिए कि एनआरसी 1951 की देन है, और उसके बाद समय समय पर इसमें एडिशंस ऑल्टरेशन करने की कोशिश की गई थी, पर वो
स्वीकार नहीं था, इसलिए असम आंदोलन हुआ। असम आंदोलन में कौन सी डेट रखी जाए कट ऑफ, इसको लेकर बहुत बहुत विचार हुआ और बहुत सा ब्लडशेड हुआ, बहुत आंदोलन हुआ, 6 साल आंदोलन चला। अल्टीमेटली एक डेट एग्री की गई कि इस डेट के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर होगा, इस प्रकार घुसा हुआ होगा अवैध रूप से, वो इलीगल इमिग्रेंट कहलाएगा और उसको हम लोग किसी हालत में नहीं रखेंगे। अब क्या हुआ है कि उस पर्टिकुलर डेट को ये जो अमेंडमेंट बिल है या अमेंडमेंट एक्ट मैं कहूं, इससे वो डेट खिसक करके आगे आ गई है, 2014 की हो गई है। तो असम में लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो कितने 30-40 साल जो खिसकाए गए हैं, ये उचित नहीं हुआ है और उनके साथ धोखा हुआ है। इसीलिए मन में सबके क्षोभ है, लोगों को बहुत ही इस पर एतराज है। लेकिन और ये सियासत हो रही है, जो वहां पर आग के शोले धधक रहे हैं, आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर हैं, मिलिट्री बुला ली गई है, तो क्या इसके पीछे सियासत है? देखिए, जनसाधारण में क्षोभ है और वो उसको व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही मानी हुई बात है। आज की बात नहीं, मैंने बहुत से आंदोलनों में देखा है कि आंदोलन बड़े अच्छे उद्देश्य लेके होता है, लेकिन राजनीतिक दल उस पर अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए। प्रसाद साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ प्रशांत पटेल भी हैं। जी आप प्रशांत, आखिर कोई राज्य ये कैसे सोच सकता है कि जो कानून बन गया वो वहां पर लागू नहीं होने देंगे? मनीष जी, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये नागरिकता का जो विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची के यूनियन लिस्ट में आता है। तो इसमें यूनियन लिस्ट में जो भी विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र को होता है, राज्य को नहीं होता है। तो इसमें राज्य जो है इसमें ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हम उस विषय को लागू नहीं करेंगे। और सबसे मुख्य बात जो इस बात को कहा जा रहा है कि ये संविधान का उल्लंघन करता है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार देता है और जो 15 जो कहता है कि जाति धर्म लिंग भेद के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा, ये नागरिकों पर लागू होते हैं। ये भारत के सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान के लोगों पर लागू नहीं होते हैं। तो ये किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये आर्टिकल 14 या 15 का विरोध करता है। और दूसरी चीज कि अगर इवन यहाँ पर तो हिंदू के साथ बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई को भी शामिल किया गया। इवन अगर हिंदू को भी खाली किया जाता तब भी ये आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन नहीं करता। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि ये विवेक जी, एक सेकंड, विवेक जी, रोहित, प्रशांत, अपनी बात साहब, ऋषि मिश्रा जी, इंपॉर्टेंट आप लोग बने हुए हैं। जी हाँ, नागरिकता कानून अगर एक अच्छा प्रयास है तो आखिर इस पे आशंका क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, इंतजार करिए आप, देश का सवाल जारी है। तो नहीं लागू करेंगे वो राज्य जो गैर बीजेपी हैं। जी हाँ, फिर एक बार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहित, पूर्वोत्तर में क्या हाल है अभी? जी मनीष जी, मुझे लगता है देखिए पूर्वोत्तर की जहां तक बात है, जिस तरीके से मैंने बताया कि पूर्वोत्तर की जो समस्या है, अगर आप देखें चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो मिजोरम हो, वहां पर इस तरह की दिक्कत नहीं। असम में जरूर थोड़ी दिक्कत है, मैं बिल्कुल मानता हूं। और जिस प्रकार के अगर आप देखें तो मैंने जिस प्रकार बताया कि असम अकॉर्ड के दौरान ही 1985 में जो क्लॉज 6 के तहत जो वहां पर उस समय कमेटी बननी चाहिए थी, उस समस्या का समाधान उसी समय अभी का लॉ एंड ऑर्डर कौन जिम्मेदार है? मुश्किल लगता है। और आज वो पूरी तरीके से जो समस्या लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन लोगों की वहां पे हत्या हुई है, कौन जिम्मेदार है? अरे भैया सुन तो, कौन जिम्मेदार है? लॉ एंड ऑर्डर का शिखर सम्मेलन कैंसिल करना पड़ा, मंत्री का दौरा रद्द करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, वामपंथी कम्युनिस्ट जिम्मेवार है, जिनकी दुकान पे बड़ा ताला लग गया है, जिनके बांग्लादेशी घुसपैठी है। मैं तो कह रहा हूं, देखो बांग्लादेशी घुसपैठी है, विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, रोहित आप अपनी बात पूरी करें। अगर सब कुछ वहां ठीक है तो आखिर गृह मंत्री ने अपना दौरा क्यों रद्द किया? शिंजो आबे का दौरा क्यों रद्द हो रहा है? और अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो रोहित, इस बिल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट वाली पॉलिसी का क्या होगा?
मनीष जी देखिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं वहां पर स्थिति थोड़ी सी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों लगातार प्रयासरत है कि वहां पर स्थिति खराब की जाए, एक मैसेज दिया जाए, लेकिन ज्यादा दिन वहां पर उस तरीके की चीजें रहने वाली नहीं। समस्या समझने वाली जो बोडो है, जो वहां के मूल है, वहां पर जिस तरीके से उनका कब्जा है, समझना पड़ेगा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो मुस्लिम आए, उन्हें लंबे समय तक उनके लैंड पे, उनकी जमीन पर, उनके मवेशियों पर उनके कब्जा करते रहे, जो वहां मूल थे उनके। आप अगर बंगाली हिंदुओं की बात करें, जनता को बताने दीजिए, सच को बताने क्यों होगा, सच नहीं दबने वाला है, स्थिति को छुपाइए मत। देखिए मनीष जी, देखिए जो हमारी हिंदू रोहित ऋषि जी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उनको सुन लेते हैं और फिर आप लोग विवेक जी को लाऊंगा आपको। रोहित गोल रोहित ऋषि जी बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, उनको सुन लेते हैं और फिर आप लोग विवेक जी को लाऊंगा आपको। रोहित गोलमोल बातें नहीं, वहां के हालात क्या हैं ये सच और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे इस पैनल में शारदा प्रसाद साहब बैठे हैं, जो वहां के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं। रोहित देखिए, शारदा प्रसाद सर जो बैठे हैं, मैं वही शारदा प्रसाद सर बैठे हैं, शारदा प्रसाद सर बड़े अच्छे जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो दोनों वामपंथी और कांग्रेसी बैठे हैं वहां पर गया हूं, मैं वहां गया हूं। देखिए मुझे लगता है कि जो बारात वैली है, जिसमें करीमगंज आता है, सिलसिला आता है वैली, वो पूरी स्टार्टिंग से वो बंगाल का हिस्सा रही थी, तो बाद में असम का हिस्सा बनी। तो वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी, बंगाली हिंदू कम्युनिटी वहां पर है, लेकिन बाकी हिस्सों में अगर आप देखें, कोकराझार वहां पे जो बोडो लैंड हुआ करता था, वहां पर कब्जा किया बांग्लादेशी घुसपैठिए, वहां पर पड़ी, काम किया, तो उससे उनको समाधान दिलाने का नरेंद्र मोदी सरकार वहां पे कर रही है। तो मुझे लगता है विवेक जी आइए आपको और विवेक जी को लाता हूं, और जिस तरीके से जनता को बदलाने का काम कर रहे हैं उससे रोहित आखिर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, टाइम फ्रेम क्या होगा, कितने दिन में ये काबू होगी, ये जानना चाहते हैं ऋषि। अरे आप जब राजनीति बंद कर देंगे इस इशू को लेकर, छाती पीटना बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बंद कर देंगे, समस्या समाधान हो जाएगा। अच्छा विवेक जी, विवेक जी, मैं एक लाइन 10 सेकंड लूंगा। देखिए इसमें मिसमैनेजमेंट आपने किया है, में फेल हुई है। जो 19 लाख का जो लिस्ट आया है उसमें 12 लाख हिंदू है, को छिपाने के लिए जनता पे जबरदस्ती आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं ऋषि जी कि संविधान की क्या तीनों मुल्कों के मुसलमानों को छोड़कर आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये संविधान की सेकुलर आत्मा पर चोट है, संविधान की सेकुलर आत्मा पर चोट है। मैं बोलना बंद कर दूंगा। विदेश मंत्री, बांग्लादेश के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के जो वहां के जो विदेश मंत्री सब बयान देखिए क्या कहा है कि हमारे देश में इस प्रकार का कोई प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। अरे इमरान खान भी आपकी तारीफ कर रहा है, वो वही भाषा बोल रहा है जो आप लोग बोल रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, एंटी मुस्लिम बिल है, एंटी मुस्लिम विवेक जी आपके विरोध से दो बातें समझ में आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए, बांग्लादेशी मुसलमानों का निर्वाचन और हिंदुओं की एंट्री, यानी बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने किए। दूसरा जो मैं आपके जवाब और आपके तमाम सवाल जो आप बीजेपी प्रवक्ता के सामने रख रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि मुसलमानों को छोड़कर, ये तीनों मुल्कों के मुसलमानों को छोड़कर भारत के संविधान की आत्मा, सेकुलर आत्मा को चोट पहुंची, आप ये कहना चाहते हैं? विवेक जी, दिक्कत क्यों हो रही है? विवेक जी, बंगाली हिंदू अगर भारत में आ रहा है बिल्कुल तो इनको बिल्कुल भारत के संविधान की आत्मा, भारत के संविधान की आत्मा सेक्युलर है। एक धर्म विशेष को छोड़ करके उसमें चोट पहुंचाई गई है और बाद में ये एनआरसी ला करके मुसलमानों को देश का सेकंड सिटीजन बनाएंगे। ये है इनकी प्लानिंग, ये मुसलमानों को सेकंड रेट सिटीजन बनाएंगे देश का, यही ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये देश के अंदर सेकुलर जिन्ना के खिलाफ मोदी भाई मेरा सपना पूरा कर दो, इस बिल को पास करने से किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया है।
लोग को सक्सेसफुल आप नहीं होंगे। लोगों की भावना आपके खिलाफ है। इस समय जरूरी ये है कि सियासत को लेकर एक ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, राज्य लागू कर नहीं सकते, राज्य उसका विरोध नहीं कर सकते, आखिर फिर ये विरोध केवल विरोध के लिए, इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। प्रशांत मनीष जी, इसमें बिल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन के तहत 11 साल में सिटीजनशिप पहले मिलती थी, उस पर सिर्फ परसिक्यूटेड कम्युनिटीज के लिए सिर्फ 5 साल किया गया है। मुसलमानों के लिए कहीं कोई बैन नहीं कि वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते। पहले की भांति वो यहाँ पर 11 साल आकर के और 12 महीने अप्लाई करने के बाद के तहत ये सिटीजनशिप ले सकते हैं। और ये पंडित नेहरू जी की संकल्पना थी, उन्होंने उनकी सहायता थी कि वहाँ के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए बिल लेकर के आए और उस विचार को इसमें आगे बढ़ाया गया है जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से झूठ है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है। पिछले 5 सालों में 566 मुस्लिम लोगों को बता रहे हैं बिल क्या है। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है विवेक जी। बिल में कहीं पर भी नहीं लिखा है, बिल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। वो पहले की तरह अभी भी नागरिकता ले सकते हैं। इसमें कहीं सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। और पूर्वोत्तर की जहां तक बात है, 5 स्टेट इनर लाइन परमिट में रखे गए हैं, उन 5 स्टेट में बिल लागू नहीं होगा। ये पहले बिल में क्लियर कर दिया गया है। बिल में लिखा हुआ कि मिजोरम, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में यह बिल लागू नहीं होगा। ये सिर्फ वहां पर ये हिंसा फैलाई जा रही है, जानबूझ करके विरोध किया जा रहा है। जी, यानी एक लाइन में इंडिया न्यूज देख रहे दर्शकों को अगर ये समझना है तो राज्य कितना भी विरोध कर ले, लेकिन बिल लागू होना ये तय है। जब ये तय है तो विवेक जी एक चीज बताइए, गैर बीजेपी शासित राज्यों ने बंदूक क्यों उठा रखी है? जब ये लागू होना कानून बन चुका है तो ये बंदूक उठाकर आखिर क्या हासिल होगा? आज का विरोध आप सुन लीजिए। अगर हम ब्रूड मेजोरिटी की बात भी करें तो 35 से 40% के बीच में वोट है सरकार को, यानी कि 60 से 70% वोट इस देश का आज भी इस बिल के खिलाफ है। आज भी इस बिल के खिलाफ है। आज का विरोध लोगों का कल जन आंदोलन बनेगा। आप देखिएगा, आज का विरोध जनता का कल जन आंदोलन बनेगा। विरोध जरूरी है क्योंकि आपका बिल सेक्युलर मान्यता के खिलाफ। मसला आज तो सुप्रीम कोर्ट में है विवेक जी। अब तो मसला सुप्रीम कोर्ट में है विवेक जी। सुप्रीम कोर्ट से आस है अब जी। बिल्कुल लाना पड़ा हमें लाना पड़ा। ये ब्रूड मेजोरिटी से सरकार जो गलत तरह के बिलों को देश में लाद रही है, इसके लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी हमको। हम सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। गैर बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं और पार्टियों को लगता है तो अब केवल न्याय की गुहार और आस केवल सुप्रीम कोर्ट से। अरे भैया चिंता मत करो, आगे देखो होता है। अमित शाह जी ने बयान दिया कि पूरे देश में एनआरसी लागू करूंगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट बिल लाने के बाद मुसलमान के अलावा जो भी देश में 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन 24 मार्च 1971 के बाद जो मुसलमान आए उनको नहीं मिलेगी। तो ये समझना मूल भावना और समझना जरूरी है। शारदा प्रसाद साहब, कानून तैयार, बिल पास हो गया, शरणार्थियों को लेकर किस राज्य में एंट्री और कहां नो एंट्री, आखिर फिर एक बार उनकी स्थिति न सांप छछूंदर जैसी न निगला जाए न उगला जाए। नहीं, मेरा बड़ा सिंपल प्रस्ताव है। देखिए, संसद ने इस बिल को हंसी खुशी पास किया है, ठीक है। 71 तक के जो इलीगल इमिग्रेंट थे उसको आसाम झेल रहा है और झेलता रहेगा। 71 के बाद जितने इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको नागरिकता देने के पहले, जैसे समझ लीजिए 20 लाख के करीब होंगे, 19 लाख होंगे, जो भी होंगे, सारे राज्य हाथ उठा करके बताएं कि कौन सा राज्य कितने इस प्रकार के इलीगल इमिग्रेंट को अपने यहां बसाने को तैयार है। वहां ले जाइए, उनके आधार कार्ड बनवाइए, उसके बाद उनको सिटीजनशिप वहां की दे दीजिए, जिससे कि वो किसी और राज्य में ना जा सके। उसमें भी धर्म बात खत्म हो जाएगी। असम वालों को भी समस्या का समाधान मिल जाएगा और सारे राज्य का सहयोग मिल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी साफ तौर पर कह रही है मेरे राज्य में लागू होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। दरिया दिली दिखाइए, तो सहानुभूति भी रखिए, दरिया दिली भी दिखाइए। हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट ऐसा ही हम लोग झेल रहे हैं। हम अपने लोगों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड की एक बच्ची बिना भात कहते हुए 5 दिन में मर गई। मैं कविता सुना के खत्म करना चाहूंगा। भात कहते कहते भूख से मर गई संतोषी। ये रोहित, आखिरी कमेंट, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है।
ऋषि जी आप अपनी बात पूरी करें फिर मुझे बहस खत्म करनी। भूख से मर गई संतोषी, ये पगले तू क्या जाने, ये पगले मतलब सियासतदान, ये पगले तू क्या जाने ये भूख की कीमत क्या होती है। मेरा कहना कि इन 20 लाख के जो व्यक्ति हैं इनको कहीं न कहीं तो ले जाइएगा, कहाँ ले जाएंगे? आसाम के ऊपर ही क्यों ला देंगे? दूसरे राज्यों को भी शेयर करने दीजिए। जिन्ना के सपना पूरा मत कीजिए आप, जिन्ना के सपना मत पूरा कीजिए, जिन्ना के सपना पूरा मत कीजिए, जिन्ना के समर्थक बैठे हैं। ऋषि जी मुझे बहस खत्म करनी है। आपने पूरी बहस सुनी, आपने अलग अलग लोगों के विचार सुने, ये सुनने के बाद मुझे केवल 2 ही शब्द समझते हैं कि जो आज इस बहस की सार्थकता को बता सकते हैं, वो ये कि बिल में से तो एंट्री और दिल में नो एंट्री। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। 7:55 पर दिन भर की सारी खबरों का पिटारा, जी हां, आंख कान खोल के लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राकेश पांडे। जी हां, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रेप इन इंडिया पर घिरे राहुल।